नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2023 से लेकर के और ये 2018 तक के जितने भी प्रश्न पत्र में मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई है उसके सारे प्रश्न लिए हैं वन बाय वन। तो आई थिंक कम से कम 50-55 प्रश्न के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, और ये टॉप के प्रश्न होंगे जो कि एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं कि वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया, और दूसरा कथन है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो अब आपको ये चूज करना है यहाँ पे कि दोनों में से स्टेटमेंट करेक्ट कौन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों ही सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए, फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है मॉडर्न हिस्ट्री में। कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता नहीं था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो गलत हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बैरकपुर 29 मार्च 1857 को विद्रोह हुआ, मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ, लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ, उसके बाद झांसी में 11 मई 1857 को नहीं, ये 5 जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई। तो इसके लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि होम रूल कब हुआ। तो वो अप्रैल सितंबर 1916 में। इसमें एनी बेसेंट और तिलक दोनों का अलग अलग था। और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था वो अक्टूबर नवंबर 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अप्रैल 1919 को हुआ था। और मोपला विद्रोह जो हुआ था वो अगस्त 1921 को हुआ था। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इनको सेपरेट कर पा रहे होंगे कि मोपला विद्रोह जो है वो सबसे बाद में हुआ, और सबसे पहले क्या हुआ तो होम रूल लीग आंदोलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। ये था है। तो यहाँ पे अखिल भारतीय मजदूर संघ, यूनाइटेड पैट्रियाटिक संघ है, फिर अनुशीलन समिति है, फिर युगांतर है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो अनुशीलन समिति है। तो अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता व प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईबी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोनों ही सही हैं ये। तो इनका पूरा नाम था इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। 1879 में इनका जन्म हुआ, 1973 में इनकी मृत्यु हुई। जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। ये 20वीं सदी के तमिलनाडु राज्य के प्रमुख नेता थे। रामास्वामी जीवन पर्यंत दलित, शोषित व गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कार्य करते रहे। इन्होंने जातिवादी व गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोध किया, जो इनके अनुसार दलित समाज के उत्थान का एकमात्र विकल्प था। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया था इन्होंने। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो वो रानी झांसी रेजिमेंट। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का गठन किया। कौन कौन सा। तो वो गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड के नाम से किया था।
जबकि महिलाओं के ब्रिगेड का नाम क्या था, तो रानी झांसी रेजिमेंट था। इसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई स्वामीनाथन ने किया था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे के झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। तो जो एक्सप्लेनेशन है बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो शांति घोष, बाकी मातंगी हाजरा, अरुणा आसफ अली और कनकलता बरुआ, ये सभी लोग इंडिया क्विट मूवमेंट से रिलेटेड हैं। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कई बार तो यही प्रश्न पूछा गया, कब शुरू हुआ। इस आंदोलन में मातंगिनी हाजरा, अरुणा आसफ अली और कनकलता बरुआ सरीखे महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि शांति घोष का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था। शांति घोष भारत के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी वीरांगना थी। अपनी सहपाठिनी सुनीति चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्वेटेन को उसके बंगले पर गोली मारी थी। उल्लेखनीय है कि शांति घोष और सुनीति चौधरी को संसार की सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शांति घोष ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, तो वो 1919 का अधिनियम था, उसके थ्रू की गई थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान है, उसको देखते हैं। तो पहला, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। दूसरा, प्रांतों में द्वैध प्रणाली का प्रवर्तन। तीसरा, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार। चौथा जो है, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। और पांचवा है, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान। ठीक है, तो 1909 में तो ऑलरेडी मुस्लिम को दिया गया था, लेकिन 1919 में आते आते इसको काफ़ी एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये 2023 में पूछे गए प्रश्न थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 8 मिलेंगे, और बाकी किस किस टॉपिक से मिले, कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाए गए थे 2023 में, तो वो भी सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। चलिए 2022 का देखते हैं कि 2022 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पर आते ही आते हैं। तो मुक्की का युद्ध, और उसके बाद पोर्टनोवो का युद्ध, शंकरखेड़ा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, तो ये कब हुआ, ये सॉरी मुदकी है ये। तो इनका आपको टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू टाइम इनको सेटअप करना है। तो शंकरखेड़ा का युद्ध हुआ 1724 में, बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, पोर्टनोवो का युद्ध हुआ 1781 में, और मुदकी का युद्ध हुआ 1845 में। इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेटअप कर सकते हैं कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, तो वो आर्यन टैगोर जी ने ऐसा किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने बौर युद्ध के दौरान अपने योगदान के लिए अंग्रेजों द्वारा दी गई अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको वही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, और केंद्रीय असेंबली बम कांड, तो इनको अकॉर्डिंग टू टाइम आपको मैनेज करना है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 21 अप्रैल 1913 को, और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ 8 अप्रैल 1929 को, और चिटगांव यानी चटगांव जो शस्त्रागार पर छापा पड़ा 18 अप्रैल 1930 को। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में फॉर्म में HSRA। ठीक है, इसका ये कई बार शॉर्ट फॉर्म भी मतलब होता लिखा रहता है प्रश्न में, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों पता होनी चाहिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो लगभग हर जगह लिखा रहता है, लेकिन हिंदी में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है हमें। तो इसका हिंदी में नाम है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ।
इसकी स्थापना 1928 में योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर कानपुर में की थी। पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन को समाप्त करके संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। ठीक है। उसके बाद फिर ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो वो जाहिर सी बात है ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। उद्देश्य की बात करेंगे तो शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी और इनके संगठन का नाम क्या था? सत्य शोधक समाज। इसके द्वारा इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इसने शिक्षा के एक मिशन को बढ़ावा दिया और वंचित समूह की वृद्धि, विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई समाज के महिला वर्ग की मुखिया थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर वो मतलब ज्योतिबा फूले से ही रिलेटेड है, सीधा सीधा प्रश्न। किससे संबंधित थे? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। आपने ऊपर ही एक्सप्लेनेशन देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्ति और नौकरी पद, ये आपको यहाँ पे मैनेज करना है कि कौन सा इसके अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ पे ये करेक्टली मैच है। तो डी के कर्वे, तो ये सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। और JED बेथुन कौन थे? तो कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और VM मालावारी, तो बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ इन्होंने किया था। तो ये चारों नाम इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। ये भी समाचार पत्र, पत्रिका और प्रकाशन का स्थल, तो आपस में इनको मैच करना है। तो करेक्टली ये मैच है। स्वदेश गोरखपुर से रिलेटेड, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से और शक्ति कहाँ से रिलेटेड है? अल्मोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से पूछा जा रहा है एक सही सुमेलित है। तो देव समाज बनारस और ये सारी चीज़ें, ये तो प्रश्न दिया गया था, इसमें से पूछा गया कि सही सुमेलित कौन सा है। तो देव समाज लाहौर से रिलेटेड है और भारत धर्म महामंडल हरिद्वार से, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता से और राधा स्वामी सत्संग कहाँ से? ये आगरा से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रेड यूनियन और को उससे रिलेटेड जो पार्टी संबद्ध थी कौन सी है? तो यहाँ पे करेक्टली इसका मैच है। तो भारतीय मजदूर संघ किससे रिलेटेड है? ये BJP से। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से रिलेटेड है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा 2022 में 10 प्रश्न पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से। कौन कौन से प्रश्न थे, कहाँ कहाँ से आए थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। चलिए 2021 में देखते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कितने पूछे गए और कहाँ से पूछे गए। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें विलियम हॉकिंस है, रॉल्फ फिंच है, सर थॉमस रो है, निकोलस डाउंटन है। तो यहाँ पे आपको उनके भारत आने के कालक्रमानुसार, यानी वो भारत कब कब आए उसके हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रॉल्फ फिंच 1583 से 86 के बीच में फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। दूसरा, विलियम हॉकिंस की बात करें तो 1608 से 1611 मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। निकोलस डाउंटन, ये 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कमांडर था। और सर थॉमस रो 1614। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे देखें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, तो सर विलियम जोन्स। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने करी कलकत्ता में और फोर्ट विलियम्स कॉलेज में करी। इसका उद्देश्य क्या था कि प्राच्य आंग्ल को बढ़ावा देना। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। सर विलियम जोन्स प्राच्य भाषाओं के प्रख्यात विद्वान और कवि थे। तो विलियम जोन्स यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और डांडी, इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम से सेटअप करना है। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, शारदा अधिनियम 1929 में और दांडी 1930 में हुआ। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में कथनों में से कौन सा सही पूछा जा रहा है? तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो वायकोम सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1924-25। कई बार मैचिंग के लिए पूछा गया है। अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। त्रावणकोर केरल में एक गांव वायकोम में सवर्णों द्वारा एझवा और पुलया नामक दलित जातियों को मंदिर में प्रवेश तथा मंदिर से संबंधित सड़क का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी।
केरल कांग्रेस समिति ने इस छुआछूत के खिलाफ सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। इस सत्याग्रह को नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाजम, केरल हिंदू सभा आदि संगठन का समर्थन मिला। वर्ष 1923 में महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को समर्थन किया। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कैसे वो आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो जाहिर सी बात है बीजी तिलक जी थे, उन्होंने नहीं की। तो 1920 में वो करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने 1920 में करी बनारस अधिवेशन। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कब की। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी करी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रथम सदस्य कौन नहीं था। तो अंबिका चक्रवर्ती प्रथम सदस्य नहीं थे, बाद में ये बने थे। तो वर्ष 1926 में गठित नौजवान सभा के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। भगत सिंह, यशपाल और छबील दास। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो एम ए अंसारी शामिल नहीं था। वर्ष 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में एम ए अंसारी शामिल नहीं थे, जबकि मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी इस षड्यंत्र में शामिल थे। यह मुकदमा अंतिम रूप से नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, उस्मानी तथा डांगे पर चलाया गया तथा इन चारों को 4 वर्ष की सजा हुई। तो इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो 1901 में प्रकाशित हुई। दादा भाई नौरोजी ने इस बुक को पब्लिश किया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो एक कंप्लीट सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी के थ्रू दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्टेटमेंट है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। उसके बाद डैश, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। पूछा जा रहा है कि यह कथन संविधान सभा की बहस में किसने कहा था। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। उसके बाद फिर 2020 में आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 2021 में 9 प्रश्न पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से, किस किस टॉपिक से कहाँ से पूछे गए वो भी सारे आपने चीज़ें देखी यहाँ पे। तो 2020 में देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में कहाँ से प्रश्न पूछे गए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में। तो पहला, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी। तो हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स-ला-सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1748 की जो संधि हुई थी उसमें। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो टाइम पीरियड रहा वो 1746 से 48 तक, इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। और 1748 ईस्वी में एक्स-ला-सापेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के संबंध में अन्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र पुनः प्राप्त हो गए। तो ये एक्स-ला-सापेल संधि की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कथन है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। सही है। इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपस में सही हैं। कैसे, हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन से। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। तभी से कंपनी ने पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को जारी रखा, लेकिन भू राजस्व की दरें क्या कर दी, बढ़ा दी। यदि क्लाइव और उसके उत्तराधिकारी ने प्रारंभ में भू राजस्व पद्धति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित भू राजस्व पद्धतियाँ अपनाई। कौन कौन सी। तो इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था, अधिकतम भू राजस्व को वसूल करना। इससे भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए। तो आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये पुस्तक और लेखक आपको यहाँ पे मैच करना था, तो ये करेक्टली मैच है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो ये लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। गीता रहस्य बीजी तिलक जी की है। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की है। और इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाहिर सी बात है गांधी जी गए थे, कांग्रेस का वहीं पे मतलब केवल द्वितीय में ही कांग्रेस गई थी, उससे ना तो पहले में गए ना तीसरे में गए। तो यहाँ पे भाग जिसने नहीं लिया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया। इस सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति सरोजनी नायडू ने सम्मेलन में भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? तो MN जोशी को भेजा गया था। तो ये ILO वर्ष 1919 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अक्टूबर 1919 में वाशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में MN जोशी को भेजा गया था, जबकि उनके सलाहकार के रूप में VP वाडिया भेजे गए थे। उल्लेखनीय है कि ILO अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही नाम क्लियर हो गए, VP वाडिया कौन थे और MN जोशी कौन थे, जो 1919 में वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिक्किम का भारत में विलय कर किसने किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। डिटेल देखते हैं यहाँ पे। तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का विलय भारत में किया। बाद में सन 1861 में अंग्रेजी सरकार और सिक्किम राजा के बीच संधि हुई। इस संधि के पश्चात सिक्किम ने ब्रिटिश भारत की सार्वभौम सत्ता को अंगीकार किया। वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन सिक्किम राज्य 1861 की दोहरे नीति की संधि के तहत वर्ष 1974 तक एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रयासों के बाद 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ और 20 दिन बाद 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि 2020 की परीक्षा में 7 प्रश्न पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से। कौन कौन से थे वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। 2019 में पहला जो प्रश्न दिया गया, ये सूचियाँ 2 दी गई हैं, आपको उनको मैच करना है कि ट्रीटी आपस में कब कब ये हुई हैं। तो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में हुई, और जो मैंगलोर की ट्रीटी हुई वो ये गलत लिखा हुआ 1784 में हुई, और जो सालबाई की ट्रीटी हुई तो वो 1782 में हुई, और जो मद्रास की ट्रीटी हुई वो 1769 में। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंदोलन और उनके वर्ष, ये भी आपको मैच करने हैं। तो पावना हुआ 1873 से 85, पेका हुआ 1922 में, संथाल हुआ 1855 to 56, और ताना भगत हुआ 1914 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कथन। तो कथन दिया गया कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंगस के काल में हुई और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो कारण है, वॉरेन हेस्टिंगस स्वयं एक उत्कृष्ट, यहाँ पे होना चाहिए, विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अभी हमने लास्ट ईयर के जो प्रश्न देख रहे थे उसमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर करी हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें एक्सप्रेशन देख लीजिए, कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण यहाँ पे हैं। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंगस के शासनकाल में 1784 में हुई थी और सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंगस स्वयं एक विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो वो वॉरेन हेस्टिंगस ने लिखी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1872 में पारित हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी। तो नेटिव मैरिज एक्ट वर्ष 1872 में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा अंतर्जातीय विवाहों को भी मान्यता दी गई, साथ ही बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट विवाह सुधार की दिशा में बहुत प्रभावी नहीं हो सका, अतः एक पारसी समाज सुधारक, जिसको कि हम BM मालावारी के नाम से जानते हैं, कि प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1891 में सम्मत आयु अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो वही राजगोपालाचारी जी ने बनाया था CR फार्मूला। क्या है ये? तो वर्ष 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता C राजगोपालाचारी ने
व्यक्तिगत स्तर पर किए गए अपने प्रयासों के तहत एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला या CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया था, जबकि M.A. जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार किया, क्योंकि वह चाहते थे कांग्रेस स्पष्टतः द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले तथा उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुस्लिम लोगों को ही मत देने का अधिकार मिले, न कि पूरी जनता को। ठीक है, तो ये फार्मूला जो बनाया था वो यही था। क्वेश्चन नंबर 6 है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कुछ कथन पूछा जा रहा है, सही है। तो पहला है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और दूसरा है, पूर्वी बंगाल और असम या असोम नामक प्रांत एक नया बनाया गया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। बंगाल के पश्चिमी भाग के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल और नागपुर को शामिल किया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ और बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया, ये तीनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति का ही एक अंग था ये। अतः इसके विरोध में 1905 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 ईस्वी में दोनों तरफ की भारतीय जनता को के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। तो यहाँ पे एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। तो इनको भी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको कि कब कब कौन सी चीज़ें हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और गांधी अर्बन पैक्ट हुआ 1931 में, पूना पैक्ट हुआ 1932 में, और क्रिप्स जो मिशन था वो 1942 में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये भी कालक्रमानुसार ही आपको अरेंज करना है। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई 5 नवंबर 1915 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, और साइमन आयोग की नियुक्ति हुई 8 नवंबर 1927 को, और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये समाप्त कब हुई थी, कितने मील लंबी यात्रा थी और कितने लोगों ने मतलब ये यात्रा साथ की थी। ये मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो सारे प्रश्न पूछे गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पे, तो वही लाल किला दिल्ली में। डिटेल देखते हैं। तो यह मुकदमा लाल किले में एक सिख गुरुबख्श सिंह, एक हिंदू प्रेम कुमार सहगल और एक मुसलमान शाहनवाज खान को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया गया था। सरकार द्वारा इन युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई और पूरा देश इनके बचाव में आ गया। उस समय कांग्रेस के भूलाबाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर शप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आशफ अली ने युद्धबंदियों के बचाव के पक्ष की ओर से वकालत की थी। न युद्धबंदियों को रिहा करने के लिए भारतीयों ने अप्रत्याशित एकता का परिचय दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे, तो बिपिन चंद्र द्वारा ये बुक लिखी गई है। फिर से क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ घटनाएं हैं और कुछ एक्ट हैं, तो इनको आपको सुमेलित करना पूछा जा रहा है। सुमेलित नहीं है तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा 1930, द्वितीय गोलमेज 1931 और सांप्रदायिक निर्णय जो आया वो कब आया, 1932 में आया था। तो ये जो है 2019 की परीक्षा में कुल 11 प्रश्न पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से। चलिए 2018 के बारे में देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो स्थान और नेतृत्व कौन कौन से सही हैं यहाँ पे। तो संभलपुर का जो था वो सुरेंद्र शाही, गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह और लखनऊ बेगम हजरत महल। ये आपको समझ में आ रहा हो किस चीज़ की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से पूछा जा रहा है। तो संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829, अहोम 1828, 1815 नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। तो निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ भी आपको इसमें तो हंटर है, सेटलर है, वुड है और सार्जेंट योजना, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे करेक्टली ये मैच हैं। तो वुड का घोषणा पत्र 1954 में आया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, और हंटर आयोग आया 1982 में, सेटलर आयोग आया 1917 में, और सार्जेंट योजना बनी कब, 1944 में। ये सारे शिक्षा से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था, तो वो डफरिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, तो वीडी सावरकर ने की थी।
तो विनायक दामोदर सावरकर महान क्रांतिकारी थे, उन्हें प्रायः स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में वीडी सावरकर के नाम में परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया गया। 1906 ईस्वी में इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में फ्री इंडिया सोसाइटी में सक्रिय हुए वीर सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कथन। तो 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और कारण है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कथन सही है कारण सही है क्या, तो दोनों ही सही है, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्यों, हम देखते हैं। तो संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य सीटें और 205 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि मुस्लिम लीग 78 सीटों में से केवल 73 पर सीट दर्ज की। इस प्रकार जिन्ना ने अनुभव किया कि 296 सदस्यीय संविधान सभा में लीग के पास केवल 73 स्थान होंगे, जो 25% से भी कम है। अतः मुस्लिम लीग ने 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को दी गई अपनी स्वीकृति क्या कर ली, वापस ले ली। इसी प्रकार लीग ने सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जेएल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल होने के लिए कहा गया। पहले लीग ने शामिल होना अस्वीकार किया, बाद में गठित अंतरिम सरकार में शामिल हुई। तो यहाँ पे आपको ये पूरी डिटेल आप मिली कि 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन प्लान, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये 2018 में भी जो सारे प्रश्न पूछे गए तो वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस करे। देखिए 2018 से लेकर 2023 तक के पूरे प्रश्न यहाँ पे 1 बाय 1 सारे डिस्कस हुए। आप ये 5-6 सालों में देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अधिकतर किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसी प्रिपरेशन हमें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा में नेक्स्ट टाइम करनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप जो चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।